नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हर खबर बताते हैं। क्या सच है, क्या गलत है, ये भी बताते हैं और दुनिया भर के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ इंटरव्यूज लेकर आते हैं। अब जबकि कोरोना वायरस के हर दिन आने वाले मामलों में गिरावट आने लगी है, वैक्सीनेशन जो रोज डोज लगाए जा रहे हैं उसमें बढ़त होने लगी है, तो अब वक्त ये भी है कि उनके बारे में सोचा जाए जो कोरोना वायरस की इस महामारी के शिकार हो गए, जो चल बसे, उनके परिवार वालों के बारे में भी सोचा जाए। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है ये जानना कि कहीं हमारे देश में मरने वालों की संख्या कम तो नहीं गिनी जा रही, क्योंकि जो भी इस महामारी का शिकार हुआ है उसको पूरा हक बनता है और उसके परिवार को पूरा हक बनता है कि उन्हें पता चले कि ये मौत क्यों हुई और वो गिने जाएं इस महामारी के शिकारों में वाले आंकड़ों में। बिहार में दरअसल अब कोशिश की जा रही है कि जो अंडर काउंटिंग हुई, यानी कि मौत के आंकड़ों को कम गिना गया, उसे दुरुस्त किया जाए। और इसके लिए क्योंकि पहले सवाल उठे थे, इसलिए अब एक कमेटी बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दोबारा गिनती की जाए। दरअसल बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक 3 स्तरीय कमेटी बनाई है। कोशिश ये रहेगी कि ये कमेटी आंकड़े जुटाए, उनको वेरीफाई करे और उसके बाद जो आंकड़े अभी दर्ज हैं उनको अपडेट करे। ये कमेटी का काम रहेगा। इसके लिए 7 जून से पहले हुई मौतों की पड़ताल की जाएगी, उन्हें दोबारा जांचा जाएगा और ये जिला स्तर तक जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया जो है, इसमें जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, अस्पताल जो हैं, इनके जहां जहां मौतें हुई है, ये सारा डेटा उनसे मांगा जाएगा, दोबारा वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद जो भी आंकड़ा आता है उसको अपडेट किया जाएगा। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि सरकार इस तरह का कदम उठा रही है। खुद अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये चिट्ठी लिखी है और कहा है कि इस तरह की प्रक्रिया की जाए। ये हुआ इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई थी और उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से आंकड़ों को एक बार फिर से उनको वेरीफाई करने का और उनको अपडेट करने का आदेश दिया गया था और ये देखा गया था कि एक दिन में कोरोना से करीब लगभग 4000 मौतें अतिरिक्त आ गई थी और जोड़नी पड़ी थी। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर हरीश गुप्ता, मेंबर सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ भारत सरकार हैं, और डॉक्टर नवजोत दहिया भी हैं जो कि नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर गुप्ता, बिहार में अब जो कवायद हो रही है वो काबिले तारीफ है। कोशिश की जा रही है कि अगर कोई त्रुटियां हुई हैं तो उसको दुरुस्त किया जाए। क्या कहीं ना कहीं अब दूसरे राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए इससे, क्योंकि जो चल बसे इस महामारी में, कहीं ना कहीं उनको अगर आपको ऑनर करना है तो उनको एक तरह से पहले एक्नॉलेज करना होगा, हाँ इनकी मौत हुई है कोरोना वायरस से। तो क्या अब दूसरे राज्यों को भी सीख लेनी चाहिए? जी, देखिए, जो भी कोरोना के दौरान डेथ्स हुई हैं उनका एग्जैक्ट हमें काउंट बहुत जरूरी है। जैसा आपने कहा कि जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है उनको ऑनर करने के लिए भी और एक सारा एपिडेमियोलॉजिकल डाटा ऑर्गेनाइज करने के लिए भी हमें एक एक जिला स्तर पर ये देखना पड़ेगा कि कोविड से कितनी मौतें हुई। ये हमारी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे कितना स्प्रेड हुआ, उसके क्या कारण थे, और अगर हम अब आगे देखते हैं कि हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स अपने जिले के स्तर पर ले सकते हैं। इसलिए मैंने देखा कि बहुत अच्छी एक पहल बिहार के अंदर हुई कि उन्होंने एक दिन के अंदर जो डेथ्स का डाटा था उसको रिवाइज किया। ऐसी ही कवायद यूपी के अंदर भी हुई और राज्यों में भी हुई। ये कवायद बहुत जरूरी है। हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज का पता होना जरूरी है, लेकिन मैं सोचता हूँ इसमें कि ये कुछ दिक्कतें इसलिए आई कि जो डाटा गांव से चलता है वो शायद शहर के उन जगहों पे नहीं ठीक से जा पाया जहां पे इसकी सही से मतगणना होती है। दूसरा, कुछ जो होम डेथ्स होती हैं उनमें ये सर्टिफाई नहीं हो पाया कि पेशेंट का कोरोना टेस्ट नहीं हो पाया, तो ये नहीं पता लग पाया कि ये डेथ्स कोरोना से हुई या उसके अलावा हुई। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो भी कोरोना से डेथ्स हुई है उसको बिल्कुल ठीक से हम चिन्हित कर सकें, उन कोरोना से जिनकी डेथ हुई उनको सम्मान दे सकें और हम फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकें। और ये हमारी बहुत सारी चीजों के लिए, हेल्थ की प्लानिंग के लिए आगे बहुत जरूरी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारें इस बारे में सजग हो गई हैं और हमारे माननीय न्यायालयों ने भी इस बारे में उनको दिशा निर्देश दिए हैं
उनका पालन होगा। इसके बारे में सही से डाटा पूरे भारतवर्ष का आएगा। और अभी भी जो डाटा है, मैं कहता हूँ भारतवर्ष में वो काफी तरह से प्रमाणित है। जिस तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया में दी जाती हैं कि ये बहुत ज्यादा इस तरह का है, वो चीजें नहीं है। लेकिन जो भी त्रुटियां हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारों के द्वारा और माननीय न्यायालयों के निर्देश के द्वारा उसको दोबारा से ठीक से प्रमाणित किया जाएगा और ठीक से टेबुलेट करेंगे, जिससे फ्यूचर में इससे हेल्थ इंडिसेस के बारे में हमें और ज्ञान मिले। अब ये बात तो सही है कि जो डेटा है उसके बारे में खबरें छपती रही, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब, अगर एक दिन का एक राज्य में 4,000 का आंकड़ा आता है तो वो बहुत चिंता वाली बात हो जाती है। खैर, हमारे साथ डॉक्टर नवजोत दहिया भी हैं। डॉक्टर दहिया, अगर इसका एक सिंपल मैथमेटिक्स भी कर लें, अगर एक राज्य में एक दिन का 4,000 हो जाता है, तो अगर जाहिर तौर पर बिहार के स्तर के बाकी के राज्य नहीं है, उतनी पॉपुलेशन हर राज्य की नहीं है, लेकिन फिर भी चिंताजनक बात तो है ही, क्योंकि आप मान के चलिए एक दिन में अगर रिवाइज करेंगे हम आंकड़े तो अलग अलग राज्यों से एकदम बढ़ जाएंगे आंकड़े। और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ राज्य सरकार ही नहीं, अब केंद्र सरकार को भी लेनी पड़ेगी। मैडम, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इशू है ये बहुत सेंसिटिव इशू है, क्योंकि हमने अगर कोई भी प्लानिंग करनी है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी बातें चल रही हैं कि आने वाले समय में और तरह की गंभीर महामारियां हो सकती हैं, तो हमें अपना सच जानना होगा, हमें उस सच को उजागर करना होगा और उसके ऊपर हमारे जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, हमारे जो प्लानर्स हैं, वो प्लानिंग कर पाएंगे। जो डाटा ये बिहार की आपने बात करी, 4,000 हुआ, मे बी ये एक आइसोलेटेड केस हो, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हमने जब इन डेथ्स को इन्वेस्टिगेट करना है तो उसके लिए हमें एक बेसिस भी तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि आपने पहले बताया कि जो डेथ हॉस्पिटल में हुए, मेडिकल कॉलेजेस में हुए या कहीं डॉक्टर ने सर्टिफाई किए, वहां पे डाटे की इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी नहीं आएगी। हमें इसके लिए एक बेस बनाना चाहिए कि जो टोटल डेथ्स इस सेकेंड वेव के दौरान हुई हैं, क्योंकि 90% हमारे जो क्रिमेशन ग्राउंड्स हैं वो हमेशा रजिस्टर्ड हैं, वहां पे कोई ना कोई उनका संचालक करता है, वहां से उनको सामग्री का या जो भी कोई क्रियाक्रम भारतवर्ष में जो भी धर्म अपनाता है उसका कोई ना कोई वहां पे होता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले हमें टोटल नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द पेंडेमिक, फिर हम उस डेथ को, क्योंकि हमारी बहुत स्ट्रांग पेनिट्रेशन है आशा वर्कर्स की, सो हमें ये डबल स्टडी करनी चाहिए। एक तरफ हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स और वो जो है ये डाटा देखें, दूसरी तरफ से हमें आशा वर्कर्स की तरफ से जो परफॉर्म में भर के भेजे जाएं वो देखने चाहिए, और अगर उनमें कोई डिस्पैरिटी आती है तो उसको एक और कमेटी बनानी चाहिए जो उस डिस्पैरिटी को चेक करे। ये हो सकता है कि जो हमारे दूर दराज के एरिया थे, जैसे कुछ इश्यूज आए थे कि कुछ फ्लोटिंग बॉडीज मिली पानी में या कई और ऐसे इश्यूज आए, ये हमें इसलिए नहीं करना चाहिए। हमें पहले तो सेंसिटाइज करना चाहिए वर्कर्स को कि दिस इज फॉर द प्लानिंग पर्पसेस, क्योंकि हो सकता है कई बार हमारे अधिकारी डरते हुए डाटा को फिर ना छुपाने की कोशिश करें। एक उसको मतलब अच्छे तरीके से एक अच्छा विजन दे के और उस डाटे का ट्रू पिक्चर अगर हमारे पास होगी, तभी हम फ्यूचर जनरेशंस के लिए कुछ ना कुछ आगे कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जरूरी हो जाता है ये सारा डेटा रिवाइज किया जाए, लेकिन एक सेंसिटिव तरीके से। ये बात आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर गुप्ता, क्या कोई सिस्टम बनाया जा सकता है, और अगर सिस्टम बनाया जा सकता है तो क्या एक टेम्पलेट बनाई जा सकती है जो बाकी राज्यों को दी जाए, और अगर ऐसा करना है तो कौन है जो इसके लिए कदम बढ़ा सकता है या इनिशिएट कर सकता है? देखिए, हमारी सभी सरकारों के अंदर एक बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्री हमेशा रहती है। तो डेथ रजिस्ट्री के कुछ जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको और हमें स्टैंडर्डाइज करना चाहिए। जैसा डॉक्टर दहिया ने कहा कि जो टोटल डेथ्स हुई है ना, इस वक्त हमें उनको एनालाइज करना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ टोटल डेथ्स तो पिछले 2-3 महीनों में बहुत ज्यादा हुई हैं, लेकिन कोविड की डेथ उतनी रिपोर्ट नहीं हुई। तो वी हैव टू एनालाइज ईच एंड एवरी डेथ विच हैज टेकन प्लेस, खासकर जो पिछले 2-3 महीनों के अंदर आप ये समझ लीजिए मार्च से लेकर जो जून तक जो डेथ्स हुई हैं उनको एनालाइज करना पड़ेगा। एक फॉर्मेट हम बना सकते हैं जरूर कि किन किन कारणों से उनकी डेथ हुई, और उसमें से हम ये आराम से हम ये अच्छे से उसको चिन्हित कर सकते हैं कि कौन सी डेथ्स कोविड से हुई हैं। ये हमारी
पूरी देश की जो डाटा है इसका बहुत सारा महत्व है। जो वेस्टर्न मीडिया में कई बार बहुत ज्यादा प्रायोजित खबरें इस तरह की दी जाती हैं कि टेस्ट की अंडर रिपोर्टिंग है, वो भी हम नहीं चाहते कि वो टैग इंडिया के ऊपर लगे। इंडिया में बहुत फेयरनेस से ये सब काम हो रहा है, और कहीं अगर प्रोसीजरल प्रॉब्लम्स हैं तो उसके बारे में ये जिला स्तर पर, और हमें तो नीचे हमारा जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वो गांव तक पहुंचा हुआ है। वहां तक हमारे जो पैरामेडिकल वर्कर्स हैं और जो डेथ रजिस्टर करने वाला जो हमारा सिस्टम है, उससे हमें पूरी तरह से एक फॉर्मेट के थ्रू ये हमेशा पूरा हमें डाटा कलेक्ट करना चाहिए, और बिल्कुल हर उस व्यक्ति तक जाना चाहिए, उस व्यक्ति को सम्मान मिल सके, उसे कोई कंपनसेशन मिल सके, और उसके परिवार के लिए और फ्यूचर उसके गांव से लेकर पूरा जिला और स्टेट तक ये एक हमारी प्लानिंग हो सके। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इसका एक सिस्टम से फॉलो करें, और ये हमें बिल्कुल स्टेट लेवल पे और सेंटर उसको कोऑर्डिनेट पहले से कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालयों की देखरेख में ये हमारा सिस्टम फुल प्रूफ होगा, और बहुत जल्दी हम इस डाटा को। मेरे पास वक्त नहीं रह गया, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर मैं रोकूंगी। डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर दहिया, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि आपने दोनों ही डॉक्टर्स को सुना, जरूरत है कि हमारे देश में अलग अलग राज्य भी वही कवायद करें जो अभी हम बिहार सरकार की तरफ से देख रहे हैं। चलिए एक और टॉपिक है जिस पर हम रोशनी डालना चाहते हैं, और वो ये कि जिन लोगों को कोविड हुआ है और भले ही हल्के लक्षण उनके अंदर देखे गए हों, उनके दिमाग पर किस तरीके का असर पड़ा है। अब कुछ जो स्टडीज हैं उससे ये पता चल रहा है कि लंबे वक्त तक कोविड का दिमाग पर असर रहता है। अक्सर लोगों को ब्रेन फॉग, यानी कि ऐसा दिमाग में हमेशा रहना कि कुछ ढंग से समझ में नहीं आ रहा, ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं, रोजमर्रा के काम करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मतलब 100% हम नहीं हैं, ऐसा कुछ रहता है। याददाश्त कम होने लग जाती है, कुछ बीमारियां हैं जिनका खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक है, डिमेंशिया है, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, इन सब का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा एक चीज और जो देखी गई है वो दिमाग की बनावट पर असर आता है, यानी कि ब्रेन में जो ग्रे मैटर है उसमें कमी देखी गई है। और ये क्यों कहा जा रहा है, हम आपको बताते हैं कि दरअसल यूके में एक स्टडी हुई और उसमें कुछ सबूत भी मिले हैं, और ये फिजिकल एविडेंस है। ये सिर्फ लोगों से बात करके पता नहीं चला, बल्कि स्कैन के जरिए देखा गया। वहां पर एक बहुत बड़ी स्टडी चल रही है जिसमें लोग अपने जाके स्कैन करवाते हैं ताकि रिसर्च पर्पसेस के लिए, और इस स्टडी में 40,000 लोग हिस्सा ले रहे हैं। लंबे वक्त से ये स्टडी चल रही है। अब महामारी के पहले भी इन लोगों ने स्कैन कराए थे इनमें से कुछ, और जो लोग दोबारा महामारी के बाद स्कैन कराने आए उनके स्कैन्स को जांचा गया। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनको कोविड हो चुका था, और कुछ ऐसे थे जिन्हें कोविड नहीं हुआ था। जो कोविड जिनको हुआ था उनके दिमाग की बनावट में बदलाव देखे गए, यानी कि ग्रे मैटर कम हो गया। दरअसल लगभग 400 लोगों का दोबारा स्कैन किया गया और उन्हें कोविड हुआ था। उसको कंपेयर किया गया, तुलना की गई 388 लोगों के साथ जो कि जिनको कोविड नहीं हुआ था। अब आपके पास दो कंपैरिजन आ गए, लेकिन कोशिश ये की गई कि इनकी एज ग्रुप सेम हो, जेंडर सेम हो, इनका जो एथनिसिटी है वो सेम हो, और उसके बाद पाया गया कि इनमें कहीं ना कहीं ग्रे मैटर कम हो गया, और वो हिस्से जहां पे स्मेल और मेमोरी जिसके लिए जिम्मेदार होती है। तो ये एक चिंता की बात है और इस पे शायद साइंटिस्ट को नजर रखनी पड़ेगी। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया। एनडीटीवी और गूगल की खास मुहिम वैक्सीनेट इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करना जा रहे हैं कि क्या कोविड वैक्सीन लगाना अनिवार्य है या नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता जुड़ गए हैं, जो कि सीएमडी हैं फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा के। शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या वैक्सीनेशन या वैक्सीन लगाना अनिवार्य है, और जो लोग नहीं लगाना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है। इस दौर में जब वैक्सीन हेजिटेंसी बढ़ रही है तो वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं। वैक्सीन लगवाना बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह है। अगर आपने वैक्सीन लगवा लिया तो आप कम से कम कोविड की बीमारी से बच जाएंगे। अगर आपकी बीमारी होगी
तो सीरियस नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी और डेथ नहीं होगी। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। हमने बहुत बार देखा है जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी उन लोगों को सीरियस बीमारी हुई, उनको आईसीयू में स्टे करना पड़ा है, उनको वेंटिलेटर पे जाना पड़ा है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई। तो कृपया करके इस माहौल को देखते हुए, और हमें पता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, खुद भी लगवाएं, ना ही अपने के लिए। आप वैक्सीन लगवा के अपनी जान तो बचा ही रहे हैं, आपके आसपास के जो घर वाले हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली उनकी भी जान को बचा रहे हैं। तो आप अपनी रक्षा कर रहे हैं और देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं देश में कि वैक्सीन इससे कोविड से बचने के लिए। जी, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब आसपास सब दूसरे लोग वैक्सीन लगा लेंगे तो हमें वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं है, और इस सोच के साथ वो वैक्सीन लगाने से बचने की कोशिश भी करते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर 80% पॉपुलेशन लगा ले वैक्सीन तो जो 20% बच जाएंगे उनको वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हर व्यक्ति अगर यही सोचेगा तो 100% हम लोग वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे और 80% पे भी नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए ये सोच बिल्कुल गलत है। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए। हमें एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने जो कार्य है वो करना चाहिए। अपना वैक्सीन जरूर लगवाना चाहिए, और ना अपना वैक्सीन लगवाना चाहिए बल्कि अपने आसपास जितने लोग हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। इवन जो हर सोसाइटी में मैं देखता हूँ ड्राइवर्स होते हैं, मेड्स होती हैं, हेल्पिंग हैंड्स होते हैं और बहुत सारे सफाई कर्मचारी होते हैं, ये लोग भी हाई रिस्क पे होते हैं। कहीं ना कहीं अगर ये लोग सुरक्षित हैं तो आप सुरक्षित हो। तो सबका वैक्सीन लगवाएं, अपना भी लगवाएं और अपने साथ वालों का भी लगवाएं। डॉक्टर साहब, जो वैक्सीन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, क्या वो सभी वेरिएंट पर कारगर होती हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वेरिएंट इतने सारे आ गए हैं, वही पुरानी वैक्सीन है, क्यों लगवानी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अभी 3 तरह के वेरिएंट अवेलेबल हैं, बल्कि चौथा भी आ गया कि अल्फा, बीटा, डेल्टा एवं डेल्टा प्लस आ गया वैक्सीन। अभी जितनी स्टडीज हुई हैं उन वैक्सीन सब पे कारगर हैं, सब पे इफेक्टिव हैं। ये डेल्टा प्लस पे जरूर हम बोल रहे हैं कि अभी शायद एफिकेसी थोड़ा कम हो जाए, बट ऐसा नहीं है। वैक्सीन जितनी बड़ी स्टडीज हुई इनमें सारी इफेक्टिव है। और जो हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन और स्पुतनिक हो, तीनों वैक्सीन की जो क्षमता है, जो एफिकेसी है और सेफ्टी है, वो प्रूवन है। इसलिए वैक्सीन जो आपको मिल जाए वो आपको वैक्सीन तुरंत लगवानी चाहिए। हाँ, इसमें 2 तरह की म्यूटेशंस होती हैं, एक होती है जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक होती है जेनेटिक शिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब छोटे म्यूटेशंस होते हैं। अगर छोटे म्यूटेशंस हो रहे हैं तो आपको वैक्सीन चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती, वैक्सीन इफेक्टिव रहती है। तो अभी तक जितनी म्यूटेशंस हुई हैं वो सारी जेनेटिक ड्रिफ्ट हैं। एक होती है जेनेटिक शिफ्ट जिसमें बड़ी म्यूटेशन होती है, बड़ा जीनोम चेंज हो जाता है, उस समय हमें वैक्सीन की जरूरत पड़ती है बदलने की। तो अभी ऐसा कोई म्यूटेशन नहीं हुआ जिसमें हमें वैक्सीन को बदलने की आवश्यकता हो। और अगर फ्यूचर में जरूरत पड़ती भी है तो ऑलरेडी हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। बड़ी ही जल्दी मतलब 5-6 महीने में हम नई वैक्सीन भी ला सकते हैं अगर जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें इस समय एक ही तरीका है कि म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए। म्यूटेशन कब नहीं होगी? जब आप चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकोगे। वो जब भी हो सकता है जब हम वायरस को रेप्लिकेशन होने से रोक दें। वो पॉसिबल जब है जब हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरा पालन करें और साथ में वैक्सीनेशन, टीकाकरण अवश्य कराएं। बिल्कुल, शुक्रिया डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। तो जैसा आपने सुना, वैक्सीन ही एक तरीका है, इससे जरूर इस्तेमाल करें और उसके साथ मास्क भी इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो जाता है इस महामारी को रोकने के लिए। नमस्कार।